नमस्कार दोस्तों, हमारे हिस्ट्री सेक्शन में हम आज से आरबीएसई बोर्ड की भारत का इतिहास पाठ्य पुस्तक शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। मानव मन जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। इसी जिज्ञासा का परिणाम है कि मानव ने आज कितनी उन्नति कर ली है। एक और गगनचुंबी इमारतें बना ली हैं, एक और हम चांद तक पहुंच गए हैं और दूसरे ग्रहों तक हमारी पहुंचने की तैयारी है। परंतु हम कई बार सोचते हैं, क्या मानव प्रारंभ से ही ऐसा था? हमारे पूर्वज क्या काम करते थे? क्या हमारे पूर्वजों ने इतनी जो प्रगति की है उसका आधार कहाँ है? हमारा जो वर्तमान और भविष्य होता है, इसकी जड़ें हमारे अतीत में होती हैं और अतीत को जानने का जो सर्वोत्तम साधन है वो है इतिहास। हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, इतिहास क्या है। इतिहास का अर्थ क्या होता है? इतिहास का अर्थ हम इसके 3 टुकड़े कर देंगे, इति प्लस ह प्लस आस। अर्थात इतिहास का अर्थ होता है ऐसा ही था। इतिहासकार ऐसा कहते हैं। हम आज ये भी बात कर लेते हैं कि इतिहास का महत्व क्या है। इतिहास के द्वारा हमें अतीत की जानकारी मिलती है, हमें अपनी विरासत के बारे में पता चलता है। व्यक्तित्व निर्माण के लिए इतिहास की अत्यधिक आवश्यकता है। इतिहास को जाने बिना हम नहीं जान पाएंगे कि हमारे पूर्वज क्या करते थे। हम यदि किसी हमारे पूर्वजों के द्वारा क्या क्या गलतियां हुई, हमने विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों के बारे में लिखा है, उनका पतन क्यों हो गया, उसके कारण भी इतिहास में ही समाहित होते हैं। या ऐसी कुछ विरासतें जिनसे हमने प्रगति की है, वो भी हमें विकास की ओर ले जाती हैं, उनकी जानकारी भी हमें इतिहास के द्वारा ही प्राप्त होती है। इतिहासकार बिना किसी रीज़न के कुछ भी अपनी पुस्तक में नहीं लिखते हैं। उसके लिए एक ठोस आधार, ठोस तथ्यात्मक जानकारी की ज़रूरत होती है। इतिहासकार जब बताते हैं कि पुराने ज़माने में ऐसा हुआ होगा, उसके लिए वो विभिन्न स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। वो विभिन्न स्रोत कैसे कैसे हो सकते हैं, अब हम उस पर बात करते हैं। इतिहास के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब जो कुछ भी हमें लिखित में प्राप्त हुआ है, पुराने पांडुलिपियाँ प्राप्त हुई हैं, पुराने ज़माने के अनेक प्रकार के ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं, साहित्यिक स्रोतों के अंदर। पुरातात्विक स्रोत और कौन से होते हैं, इसके साथ साथ हम पूरा लेखीय स्रोत भी लिख लेते हैं। पुरातात्विक और पूरा लेखीय स्रोत होते हैं जो हमें खुदाई के दौरान प्राप्त होते हैं, वो होते हैं पुरातात्विक स्रोत। और यदि हमें पुराने ज़माने में किसी शिला पर लिखा हुआ कुछ उत्कीर्ण मिलता है, मूरों पर कुछ उत्कीर्ण किया हुआ मिलता है, वो पूरा लेखीय स्रोतों के अंतर्गत आता है। आज हम जिस पर चर्चा करेंगे वो है साहित्यिक स्रोत। इस साहित्यिक स्रोत के भी आगे हम 3 पार्ट कर देते हैं, जिसमें से सबसे पहला पार्ट होता है धार्मिक साहित्य, यानी कि ऐसे ग्रंथ जो किसी न किसी धर्म से रिलेटेड हैं और उसके द्वारा हमें यदि अतीत के बारे में तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त होती है तो वो इस साहित्य के अंतर्गत आते हैं। धर्मेतर साहित्य जो धर्म वाले नहीं हैं, और नंबर 3 है वंशावलियाँ। इन पर हम अपनी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम जिस पर बात कर लेते हैं वो है धार्मिक साहित्य। उस धार्मिक साहित्य में हम मुख्य रूप से भारत के अंदर जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं प्राप्त हुए हैं उन पर, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य, इन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ब्राह्मण साहित्य के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं चारों वेदों की। सबसे जो पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। यह सबसे पुराना वेद माना जाता है, लेकिन इसमें जो पहला और 10वां मंडल है वो बाद में जोड़े गए हैं, और 2 से लेकर 9 तक के जो मंडल हैं उनका जो संकलन था वो पहले किया गया था। ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो वेद है वो यज्ञों से संबंधित है कि किस प्रकार यज्ञ कुंड बनाए जाने चाहिए, उन सब की जानकारी जो है वो यजुर्वेद के द्वारा प्राप्त होती है। कई प्रकार के यज्ञ उस जमाने में किए जाते थे, जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, इस पर पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ, ये कई प्रकार के जो यज्ञ थे उसकी सबकी जानकारी हम यजुर्वेद में प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा जो आता है वो है सामवेद। जब भी प्राचीन
काल के अंदर यज्ञ या हवन किए जाते थे तो उसके समय श्लोकों का उच्चारण किया जाता था। उन श्लोकों के उच्चारण की जो विधि है वो हमें सामवेद के अंदर दी जाती है। उनका संगीत किस प्रकार का था, मतलब उसे किस प्रकार से गाया जाएगा, वो सारा का सारा विवरण हमें सामवेद से मिलता है। जो हम चौथे वेद की बात कर लेते हैं वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद हमें यह बताता है, अथर्ववेद की जो रचना है वो अथर्वा ऋषि ने की है। अथर्ववेद विविध विषयों से संबंधित है। इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, रोग निवारण इत्यादि सभी प्रकार की जानकारियां हमें अथर्ववेद के अंदर मिलती हैं। अब हम इसके बाद जो बात कर लेते हैं, ब्राह्मण साहित्य में 4 वेद आ गए। इन वेदों को समझने के लिए अनेक प्रकार के और ग्रंथ भी हैं, जैसे ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक और उपनिषद। प्रत्येक वेद के अपने अपने अलग से ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं और इसी तरह से प्रत्येक वेद का आरण्यक ग्रंथ भी होता है। उसी तरह प्रत्येक वेद से संबंधित उपनिषद भी अलग अलग होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर, क्या आप जानते हैं एक वेद ऐसा भी है जिसका कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है, वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद का आरण्यक ग्रंथ ही नहीं है। इसके अलावा उपनिषद जो हैं उनको हम वेदांत भी कहते हैं, अर्थात वेदों का अंत भी कहते हैं। इसमें वेदों की दार्शनिक व्याख्याएं की गई हैं। दार्शनिक व्याख्याओं के अंदर आत्मा क्या है और सच्चा यज्ञ क्या है, इसकी जो सही व्याख्या जो मिलती है हमें, वो उपनिषद के अंदर मिलती है। अब हम बात करते हैं आरण्यक ग्रंथों की। आरण्यक ग्रंथों का नाम आरण्यक क्यों है? आरण्यक जो शब्द है वो अरण्य से बना है। अरण्य का मतलब होता है जंगल, क्योंकि इनकी जो रचना थी वो जंगल में रहकर की गई थी, इसलिए इन ग्रंथों का नाम क्या रख दिया गया? आरण्यक ग्रंथ रख दिया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे धर्म के ग्रंथ हैं जिनके द्वारा हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि पुराण, स्मृति ग्रंथ, सूत्र साहित्य और वेदांग। हम इन पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुराण। पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। इन 18 में हम सबसे पहला पुराण की बात करेंगे, वो है मत्स्य पुराण। माना जाता है कि जो मानव की उत्पत्ति है या इस धरती पर जीव की उत्पत्ति है वो सबसे पहले जलीय जीव ही बना था, उसके बाद अन्य जीवों की उत्पत्ति हुई है। उसी प्रकार पुराणों में भी जो सबसे पहला पुराण है वो मत्स्य पुराण माना गया है। स्मृति ग्रंथों के अंदर मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिसके द्वारा हमें समाज में क्या कानून व्यवस्था होगी, उत्तराधिकार के नियम क्या होंगे, वो सारी जो जानकारी है हमें विधि विधान की, वो हमें स्मृति ग्रंथों के अंदर प्राप्त होती है। उसके बाद आ जाते हैं वेदांग। वेदांग भी वेदों को समझने के लिए लिखे गए हैं। वेदांग जो हैं उनकी 6 संख्या हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 प्रकार के वेदांग हैं जिनके द्वारा इन वेदों को समझने में सहायता मिलती है। एक बार से फिर रिपीट कर लेते हैं, 6 वेदांग कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 के 6 वेदांग हैं। ब्राह्मण साहित्य में हमने ये मुख्य रूप से इन ग्रंथों के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं जैन ग्रंथों की। जैन साहित्यों में कौन कौन से ग्रंथ समाहित किए गए हैं? जैन साहित्यों का जो मुख्य साहित्य है उसे हम आगम साहित्य कहते हैं। आगम साहित्य में 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 1 छंद सूत्र है, 1 नंदी सूत्र है और 1 अनुयोग द्वार है और 4 मूल सूत्र हैं। छंद सूत्रों की संख्या 6 है, माफ कीजिएगा, छंद सूत्रों की संख्या 6 है। तो अंग कितने हैं? 12 हैं, उपांग भी 12 हैं, प्रकीर्ण 10 हैं, छंद सूत्र 6 हैं, नंदी सूत्र ये हैं 1 है, अनुयोग द्वार भी 1 है, मूल सूत्र 4 हैं। इन सभी को मिलाकर पूरा का पूरा क्या कहलाता है? आगम साहित्य कहलाता है। आगम साहित्यों का जो संकलन हुआ था वो हुआ था वल्लभी, गुजरात के अंदर। यह लगभग 453 ईस्वी में हुआ था और
छठी शताब्दी आते आते इनका संकलन पूरी तरह से हो गया था, परंतु जो जैन परंपराएं हैं वो ईसा पूर्व छठी शताब्दी से भी बहुत पहले से विद्यमान भारत में रही हैं। ये जो जैन ग्रंथ हैं सारे के सारे प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ब्राह्मण जो ग्रंथ होते थे उनका जो संकलन होता था वो संस्कृत भाषा में होता था। संस्कृत भाषा आम व्यक्ति की समझ में नहीं आ पाती थी, इसलिए जो जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथों का संकलन है वो जनमानस की भाषा के अंदर किया गया था। तो ये इनकी जो भाषा है वो है प्राकृत। एक और ग्रंथ की हम बात कर लेते हैं, वो है पूर्व। जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के कथनों और सिद्धांतों का जो विवरण है, जो संकलन है, वो पूर्व नाम के ग्रंथों में मिलता है, जिसके अंदर अर्धमगधी प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया गया है। वह जैन साहित्य के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने गए हैं, जिन्हें पूर्व कहा जाता है। इसके साथ साथ कुछ और जैन ग्रंथों की हम बात कर लेते हैं। अचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, परिशिष्ट पर्वन और भद्रबाहु चरित्र, ये 4 मुख्य रूप से हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं अचारांग सूत्र। अचारांग सूत्र के अंदर जो जैन मुनि हैं उनके आचार और व्यवहार और उनके नियमों के बारे में जानकारी दी गई है। अगला आता है हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया परिशिष्ट पर्वन। इसके द्वारा तत्कालीन ऐतिहासिक घटनाओं की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। यह भगवती सूत्र ये जो है इसी के द्वारा हमें 16 महाजनपदों की सूची भी प्राप्त होती है, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जैन ग्रंथ है जिससे हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। और इसी के बाद हम बात कर लेते हैं भद्रबाहु चरित्र। भद्रबाहु चरित्र के अंदर जैन मुनि भद्रबाहु और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय का विवरण दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों के अत्याचारी शासन का अंत कर भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, लेकिन उनके शासनकाल के अंतिम 12 वर्षों में मगध के अंदर अकाल पड़ गया और लोगों को बहुत अधिक कठिनाई होने लगी, जिससे व्यथित होकर उन्होंने संन्यास ले लिया और अपने पुत्र को गद्दी सौंप दी और वो जैन मुनि भद्रबाहु के साथ कर्नाटका में चले गए। इन सभी घटनाओं का जो पूरा विवरण है वो हमें भद्रबाहु चरित्र के द्वारा प्राप्त होता है। तो ये जो सारे के सारे थे ये जैन धर्म से संबंधित थे। आइए अब हम बात कर लेते हैं बौद्ध साहित्य से संबंधित। बौद्ध साहित्य के जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब है 3 टोकरियाँ। इनके 3 भाग हैं। सबसे पहला है सुत्त पिटक, फिर विनय पिटक और फिर अभिधम पिटक। सुत्त पिटक के अंदर बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के विचारों और कथनों का संकलन किया गया है। उसके बाद आता है विनय पिटक। भिक्षु संघ में भिक्षुओं के लिए जो नियम कायदे कानून थे उनका विवरण हमें विनय पिटक के अंदर मिलता है। बौद्ध दर्शन की व्याख्या अभिधम पिटक के अंदर की गई है। इसमें बौद्ध धर्म का वास्तविक अर्थ समझने को हमें मिलता है। एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथ महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है जातक ग्रंथ क्या हैं और इनकी संख्या क्या है। ये महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं और इनकी संख्या है 549। आप याद रख सकते हैं 5 + 4 = 9। इसके बाद हम एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ की बात करते हैं मिलिंदपनो। मिलिंदपनो यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच की वार्ता का विवरण हमें मिलिंदपनो में अंदर हमें मिलता है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन मिलिंदपनो के विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उनके बीच का वार्तालाप है जिससे प्रभावित होकर बाद में मिलिंदपनो मिनांडर जो हैं वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। मिलिंदपनो के बाद हम एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ में आते हैं, वो है दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश जो हैं इन दोनों से हमें सिंहल द्वीप का इतिहास पता चलता है। क्या आप जानते हैं सिंहल द्वीप क्या है? वर्तमान में हम जिसे श्रीलंका कहते हैं, तत्कालीन समय में उसे सिंहल द्वीप भी कहा जाता था। अब हम चलते हैं दिव्यावदान पर। दिव्यावदान के अंदर सत्कर्म और वीरोचित कार्यों का विवरण मिलता है। यह भी बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। एक और विशेषता जो इसकी है, इसका संस्कृत भाषा में लिखा होना महत्वपूर्ण है।
हमने बात की कि जो जैन ग्रंथ थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, और जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो कौन सी भाषा में लिखे जाते थे? बौद्ध दर्शन में भी जनमानस की भाषा का ही इस्तेमाल किया जाता था, और उनमें पाली भाषा का इस्तेमाल अत्यधिक किया गया है। ये जो त्रिपिटक हैं और मिलिंद पन्नु है, दीपवंश, महावंश है, ये सारे जातक कथाएं, ये सारे के सारे पाली भाषा के अंदर रचित हैं। लेकिन दिव्य वेदान ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जिसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म जो था वो कालांतर में दो भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान। जो हीनयान के ग्रंथ थे वो पाली भाषा में लिखे जाते रहे, और बाद में महायान की जो शाखा चली बौद्ध धर्म से रिलेटेड, उसके ग्रंथ जो थे वो संस्कृत भाषा में लिखे गए। एक और हम महत्वपूर्ण ग्रंथ की बात कर लेते हैं, वो है अंगुत्तर निकाय। यह बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। कई बार तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये किस धर्म से रिलेटेड है। एक दूसरा हमने बात की थी कि जैन धर्म के भगवती सूत्र से हमें महाजनपदों की सूची मिलती है, और इन्हीं 16 महाजनपदों की सूची हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से भी प्राप्त होती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 16 महाजनपदों की सूची हमें किसके द्वारा मिलती है। लास्ट में हम आपको कुछ प्रश्नों के साथ छोड़े जाते हैं, और अगली वीडियो की शुरुआत हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर से करेंगे। आप चाहें तो इसके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में भी लिखकर दे सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है वो है, वेद त्रयी किन्हें कहा जाता है? नंबर 1 प्रश्न, वेद त्रयी किसे कहा जाता है? पूर्व ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? यह है दूसरा प्रश्न, पूर्व ग्रंथ किस धर्म से संबंधित हैं? और तीसरा जो प्रश्न है वो है कि 16 महाजनपदों की सूची हमें किन किन ग्रंथों से प्राप्त होती है? 16 महाजनपदों की सूची हमें किन किन ग्रंथों से प्राप्त होती है? चौथा और अंतिम प्रश्न है कि किस वेद का आरण्यक ग्रंथ नहीं है? किस वेद का आरण्यक ग्रंथ नहीं है? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल द लॉ पॉइंट पर। हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको कुछ प्रश्नों के साथ छोड़ा था, पहले हम उसका आंसर जान लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न था कि वेद त्रयी में किन किन ग्रंथों को शामिल किया गया है? वेद त्रयी में 3 वेद आते हैं। कौन कौन से? अथर्ववेद को छोड़ दें, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा था, पूर्व जो ग्रंथ हैं वो कौन से धर्म से संबंधित हैं? पूर्व नामक ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित हैं। तीसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा था, 16 महाजनपदों की सूची हमें किस किस ग्रंथ से मिलती है? तो 16 महाजनपदों की सूची जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो 2 याद रखने हैं आपको इसके अंदर, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें मिलती है। हमारा चौथा प्रश्न था कि कौन से वेद का आरण्यक ग्रंथ नहीं है? तो अथर्ववेद का आरण्यक ग्रंथ नहीं है। चलिए आज हम अपने लेसन को आगे बढ़ाते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की धार्मिक साहित्य की बात। आज हम बात करने जा रहे हैं धर्मेतर साहित्य की। धर्मेतर साहित्य में हम उन ग्रंथों को शामिल करते हैं जो किसी धर्म से संबंधित नहीं हैं। वो किसी राजा के द्वारा रचित हो सकते हैं, किसी कवि की रचनाएं हो सकती हैं, कोई भी गद्य हो सकता है, कोई भी पद्य हो सकता है, यानी कि साहित्यिक रचनाएं भी हो सकती हैं, या कोई विदेशी यात्री यहाँ आते हैं उनका विवरण हो सकता है। जिनके भी द्वारा हमें इतिहास की जानकारी मिले वो सभी के सभी साहित्य इसके तहत आते हैं, धर्मेतर साहित्य के अंदर आते हैं। धर्मेतर साहित्य में सबसे पहले हम ले लेते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ वो ग्रंथ हैं जिसको किसी काल में लिखा गया, जिसमें इतिहास की काल क्रमानुसार जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले हम लेते हैं राजतरंगिणी। राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई थी 1150 में। इसका इम्पोर्टेंट है समय भी, 1150 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें प्राचीन भारत से लेकर 12वीं शताब्दी तक के भारत का इतिहास आता है, और इसकी जो रचना है वो महाराजा जय सिंह के समय की गई थी।
कलहन की राजतरंगिणी के बाद एक और अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो भी ऐतिहासिक ग्रंथों की श्रेणी में आता है, वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? अर्थशास्त्र को लिखा है कौटिल्य ने, यानी कि चाणक्य ने, यानी कि विष्णुगुप्त ने। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति का नाम है जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु रहे थे, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हीं के सहायता के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मौर्य काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला जो ग्रंथ है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में हमें तत्कालीन समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय प्रशासन कैसा था, मंत्री किस प्रकार होते थे, न्याय व्यवस्था कैसी थी, गुप्तचर किस प्रकार से कार्य करते थे। इन सभी का विवरण हमें अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्राप्त हो जाता है। अगली हम जो बात कर लेते हैं विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ। विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ वो ग्रंथ हैं जिसमें साहित्य की दृष्टि से लिखा गया है, जिसमें हम सबसे पहले ले लेते हैं अष्टाध्यायी, जो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। यह व्याकरण, संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है। इसमें संस्कृत व्याकरण में के ही इसी अष्टाध्यायी पर कात्यायन ने एक वार्तिक लिखा था जो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अष्टाध्यायी के अंदर कुल मिलाकर 4000 लगभग सूत्र आते हैं, 4000 से कुछ कम है। इन्हीं सूत्रों में से कुछ सूत्रों पर महाभाष्य लिखा है पातंजलि ने, भगवान पातंजलि ने इन्हीं के सूत्रों पर लिखा गया है। अष्टाध्यायी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय के अंदर 4-4 पाद हैं, कुल मिलाकर 32 पाद हैं और 3000 और 4000 के मध्य इनके सूत्रों की संख्या है। अगली बात हम कर लेते हैं मालविका अग्निमित्रम, कालिदास के द्वारा रचित है। यह नाटक है जिसे कालिदास ने लिखा था। इसमें अग्निमित्र नाम के राजा और मालविका नाम की राजकुमारी के बीच के प्रेम और उनके विवाह का संबंध है, और तत्कालीन समाज की जानकारी और उस समय के सामाजिक जीवन के पर भी यह प्रकाश डालता है। अगला हम ले लेते हैं मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जिसने लिखा है वो है विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस भी मौर्य काल का है। जब चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद वंश को समाप्त कर दिया गया तो नंद वंशों के समर्थक राक्षस ने इसका विरोध किया। इसमें राक्षस का विरोध, उसके बाद चाणक्य की कूटनीति, उनकी राजनीतिक समझ, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण और बाद में राक्षस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को राजा स्वीकार करना, इसका बखूबी बखान हमें इस पुस्तक के अंदर प्राप्त होता है। अगला जो है पंचतंत्र। पंचतंत्र में नीति कहानियाँ कही गई हैं, जिसमें बहुत सामान्य भाषा के अंदर विष्णु शर्मा जी के द्वारा कहानियों के द्वारा बच्चों को नैतिक शिक्षा दी गई है, या समाज के लिए नैतिक शिक्षा की कहानियाँ ये हैं। पंचतंत्र एक ऐसी पुस्तक है जिसका लगभग विश्व की सभी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। पंचतंत्र में हमेशा जो पात्र होते थे वो पात्र हर बार मनुष्य ना होकर कई बार वो जो पात्र थे वो पशु और पक्षियों को भी लिया जाता था। अगला जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है वो है अमरकोश। अमरकोश अमर सिंह के द्वारा रचित है। यह गुप्तकालीन पुस्तक है। गुप्त काल के एक शक्तिशाली राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके नवरत्नों में से एक थे अमर सिंह, और अमरकोश में हमें गुप्त काल की सभी प्रकार की जानकारी मिलती है, चाहे वो आर्थिक रीतियाँ हो, विदेशी व्यापार हो, और सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों की जानकारी भी हमें इसके अंदर, कृषि संबंधी जानकारी भी हमें इस पुस्तक के अंदर प्राप्त हो जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि ऐसे कौन से साहित्यिक ग्रंथ हैं जो हमें इतिहास की जानकारी भी देते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है विदेशी विवरण, कि विदेशी विवरण में भी कुछ विदेशी जो यात्री भारत के अंदर आए, उन्होंने यहाँ पर कई प्रकार के ग्रंथों की रचना की, जिसके द्वारा भी हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन भारत में बहुत सारे विदेशी यात्री जो थे यहाँ पर भ्रमण करने की दृष्टि से भी आते थे, और यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी आते थे। नालंदा और तक्षशिला भारत के बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र हैं, जहाँ पर विदेशी जो छात्र होते थे, विदेशी विद्यार्थी भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनानी साहित्य की। यूनानी साहित्य में अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जिनके द्वारा हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, चाहे वो
स्ट्रैबो का भूगोल हो या टोल्मी का भूगोल हो या प्लिनी की हिस्ट्री हो, इन सभी से भी हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ एक अन्य किताब है पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी, पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी। इसे हमें बंदरगाहों के द्वारा किए जाने वाले व्यापार का विवरण मिलता है, जिसमें हमें मुख्य रूप से भारत के बंदरगाहों की जानकारी भी प्राप्त होती है। यूनानी साहित्य के अंदर ही एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत थे जो सेल्यूकस के राजदूत थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से शादी की थी और हेलेना के साथ ही ये भारत के अंदर आ गए थे। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है इंडिका, जिसमें तत्कालीन मौर्य काल की पूरी जानकारी हमें प्राप्त होती है। मौर्य काल की प्रशासन व्यवस्था और वहाँ का राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक विशेषताएं, इन सभी पर प्रकाश डालती है मेगास्थनीज की इंडिका। इसी के साथ साथ अब हम चलते हैं आगे चीनी साहित्य की तरफ। चीनी साहित्य में 4 चीनी यात्री हैं जो हमें मुख्य रूप से याद रखने हैं। वो हैं इत्सिंग, संग्युअन, हेनसांग और फायान। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फायान की। यह गुप्त काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। इनकी जो पुस्तक थी वो थी फोक वॉकी। इन्होंने अपनी उस पुस्तक में गुप्त काल का विवरण लिखा है। उसी के बाद फायान ने हमें यह बताया कि जो गुप्त काल थे, गुप्त काल के बीच में जो सांस्कृतिक जीवन था वो कैसा था, समाज कैसा था, इन सब की जानकारी हमें इनसे प्राप्त हो जाती है। हेनसांग हर्षवर्धन के काल में आए थे और उन्होंने तत्कालीन समाज की राजनीतिक, आर्थिक सभी व्यवस्थाओं पर प्रकाश अपनी पुस्तक में डाला है। इनकी जो पुस्तक का नाम है वो है सीयू की है और इनकी जो पुस्तक है उनका नाम था फोक वॉकी। इसी के अलावा इत्सिंग जो थे वो भी भारत के अंदर 7वीं शताब्दी में आए थे और इन्होंने भी भारत की राजनीति और संस्कृति के बारे में काफ़ी लिखा है। संग्युन भी एक महत्वपूर्ण चीनी यात्री हैं जिन्होंने भारत की यात्रा की। हेनसांग जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने आए थे। इसी प्रकार इत्सिंग ने नालंदा और विक्रमशिला दोनों विश्वविद्यालयों के बारे में विस्तार से अपनी पुस्तक में लिखा है। चीनी यात्री के बाद हम चलते हैं तिब्बतियों के अंदर। तिब्बती यात्रियों के अंदर दो जो किताबें हैं वो है तारानाथ के द्वारा लिखी गई कंगियूर और तंगियूर। तारानाथ नाम के साहित्यकार के द्वारा एक किताब लिखी गई है तंगियूर और कंगियूर। इससे भी हमें भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अरबी भाषा के ही एक लेखक है अल-बुरूनी, जिन्हें हिंद का तोता कहा जाता है। उन्होंने तहकीके हिंद नाम की पुस्तक लिखी। इनकी जो पुस्तक है इसके द्वारा हमें भारत के बारे में बहुमूल्य जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ आकर सबसे पहले संस्कृत सीखी। संस्कृत सीखकर यहाँ के मूल ग्रंथों को खुद पढ़कर उनसे ज्ञान प्राप्ति कर उन्हीं मूल स्रोतों के आधार पर अपनी पुस्तक की रचना की है। इसी के अलावा एक और व्यक्ति है जिनकी पुस्तक बहुत इम्पोर्टेंट है, वह है मसूदी की मिडास ऑफ गोल्ड। काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह पुस्तक भी। ये दोनों जो थे वो अरबी साहित्य के अंतर्गत आते हैं। सिंध की भी एक पुस्तक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो चचनामा, जिसमें हमें सिंध का इतिहास मिलता है जो कभी भारत का हिस्सा भी रहा था। भारत से रिलेटेड तो वो रहा ही है। ये विदेशी विवरण के अंतर्गत आता है। धर्मेतर साहित्य में विदेशी साहित्य के बाद एक और साहित्य है जो हमें जानकारी देता है इतिहास के बारे में, वो है क्षेत्रीय साहित्य। उस समय विभिन्न भाषाओं में क्षेत्रीय साहित्यों की रचना हुई, जिससे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें हम सबसे पहले ले सकते हैं संगम साहित्य। ये जो संगम साहित्य है यह प्राचीनतम तमिल साहित्य है जो हमें चोलों और पल्लव काल की जानकारी देता है। चोलों और पल्लवों की जानकारी हमें संगम साहित्य के द्वारा मिलती है। एक हम दूसरी पुस्तक ले लेते हैं दुर्जटी के द्वारा लिखी गई कृष्णदेव विजयम। कृष्णदेव विजयम के अंदर कृष्णदेवराय जो तुलुव वंश के शासक थे उनकी विजयों का विवरण मिलता है, जो दुर्जटी के द्वारा तेलुगु भाषा में लिखा गया है।
कृष्णदेव राय स्वयं विद्वान थे, इन्होंने भी तेलुगु भाषा में एक ग्रंथ लिखा था जो था अमुक्तमाल्यात। उसके अलावा हम राजस्थानी साहित्य की भी बात कर लेते हैं, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है चंद बरदाई के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। यह हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें गौरी और पृथ्वीराज के बीच में संघर्ष को बखूबी बखान किया गया है। पृथ्वीराज और संयोगिता की कहानी को भी इसके अंदर बहुत विस्तृत चर्चा इसमें की गई है। जब गौरी दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं तराइन के दूसरे युद्ध में, और अपने साथ उसे गजनी ले जाते हैं, वहाँ पर जाकर उसे अंधा कर दिया जाता है, उसकी आंखें निकाल दी जाती हैं, तो चंद्र बरदाई अपने बचपन के मित्र पृथ्वीराज चौहान और अपने राजा को बचाने के लिए गजनी जाते हैं अवधूत के भेष में, और वहां पर एक धनुष बाण चलाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है गौरी के द्वारा, जिसमें इनकी चालाकी से चंद्र बरदाई की चालाकी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान अंधे होने के बावजूद शब्द भेदी बाण चलाते हैं और मोहम्मद गौरी को मार देते हैं। बाद में दोनों दोस्त एक दूसरे की जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। कहा जाता है कि पृथ्वीराज रासो जब तक चंद बरदाई गजनी नहीं गए थे तब तक की रचना उन्होंने की, और जब वो गजनी चले जाते हैं उसके बाद का जो सारा घटनाक्रम है वह पूरा किया उनके पुत्र जलहण के द्वारा। एक अन्य राजस्थानी साहित्य हम ले लेते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वह है वंश भास्कर सूर्यमल मिश्र के द्वारा लिखा गया है। इसके द्वारा हमें बूंदी राज्य का इतिहास और उत्तर भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये मुख्य जो स्रोत थे धर्मेतर साहित्य के, उस पर आज हमने चर्चा की। आइए अब हम बात कर लेते हैं आज के कुछ प्रश्नों की। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है, मेगास्थनीज किस काल में भारत आए थे। नंबर 2 जो प्रश्न है वो है पृथ्वीराज रासो का जो अंतिम भाग है वो किसके द्वारा पूरा किया गया था। नंबर 3 प्रश्न है फायान और हेनसांग किस काल में भारत आए थे। दोनों का आपको काल बताना है। यात्रियों का राजकुमार किस विदेशी यात्री को कहा जाता है, ये चौथा प्रश्न है। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है वो है पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी के लेखक कौन है। पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी जिसे हमें बंदरगाहों के व्यापार की जानकारी प्राप्त होती है, उसके लेखक का नाम आपको बताना है। आपको हमारी यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका अरोड़ा आपका स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल द लॉ पॉइंट पर। हमने पिछली वीडियो में आपको कुछ प्रश्नों के साथ छोड़ा था। सबसे पहले हम उनके आंसर्स जान लेते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न था वो था मेगास्थनीज किसके काल में भारत आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था और वो सेल्यूकस का राजदूत था। दूसरा जो प्रश्न था हमारा वो था कि पृथ्वीराज रासो का जो अंतिम भाग है वो किसके द्वारा पूरा किया गया था। पृथ्वीराज रासो का जो अंतिम भाग है वो उनके पुत्र जलहण के द्वारा पूरा किया गया था। तीसरा प्रश्न था हेनसांग और फायान किस काल में भारत आए थे। हेनसांग तो हर्षवर्धन के काल में आए थे और फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए थे। ये हमें याद रखना है, फायान चंद्रगुप्त द्वितीय और हेनसांग है वो हर्षवर्धन है से हम मैच कर याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार हेनसांग को कहा जाता था। अगला जो लास्ट प्रश्न था कि पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक कौन थे। हमने अपनी पिछली वीडियो में ये जाना था कि पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी जो है वो हमें बंदरगाहों के व्यापार के बारे में जानकारी देती है, परंतु इसका लेखक ज्ञात नहीं है और इसका लेखक हम अज्ञात मानते हैं जो हमें मालूम नहीं है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है और उसमें आंसर हमें अज्ञात पर टिक करना है। चलिए अब हम आज आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। हम बात कर रहे थे भारत के वैभवपूर्ण अतीत चैप्टर में इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। हम अपनी लास्ट वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं साहित्यिक स्रोतों के अंदर धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्यों की। धार्मिक साहित्यों के अंदर हमने बात की थी वेदों की, पुराणों की, उपनिषद की, जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य इत्यादि की हमने चर्चा कर चुके हैं। और धर्मेतर साहित्यों में हमने साहित्यिक रचनाएं, ऐतिहासिक ग्रंथ की
रचना की थी और विदेशी साहित्य भी उसी में सम्मिलित कर लिया गया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वंशावलियाँ हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं वंशावलियाँ क्या हैं। प्राचीन भारत की यदि हम बात करते हैं तो प्राचीन इतिहास में हमें अनेक राजाओं के काल के ग्रंथों के बारे में जानकारी मिलती है कि किसी राजा ने उनके समय की ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी भी हमें प्राप्त हो जाती है। परंतु एक सामान्य आदमी के जीवन में उस समय क्या घटित हो रहा था उसकी जानकारी हमें वंशावलियाँ ही दे सकती हैं। वंशावलियों को हम आम व्यक्ति का इतिहास कह सकते हैं। वंशावली सामान्य व्यक्ति के पूर्वज कौन थे, उनके धार्मिक मान्यताएं क्या थी, वो किन महापुरुषों को अपना आदर्श मानते थे, उनका जो परंपरागत धर्म था, उनका जो आर्थिक क्षेत्र में वो कौन कौन से व्यवसायों को करते थे, इन सब की जानकारी हमें वंशावलियों के द्वारा प्राप्त होती है। वंशावली लेखक कैसे बनाते थे, कैसे इनका संकलन किया जाता था। वंशावली लेखक प्रत्येक जाति और व्यक्ति के घर घर जाकर वहाँ से डेटा इकट्ठा करते थे और उनको हस्तलिखित ग्रंथों के अंदर संकलित करके रखते थे। यह कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था। इसी कारण से प्रत्येक व्यक्ति का जो वंशानुक्रम है और उनका इतिहास है वो वंशावली लेखकों के पास सुरक्षित रह पाता था। वंशावली लेखक थे कौन कौन, अब हम ये जान लेते हैं। वंशावली लेखक जो हैं उनकी कई जातियां हैं जो ये कार्य करती थी। वो थी बड़वा, जागा, रावजी, भाट, तीर्थ पुरोहित, पंडे और बरोट इत्यादि जातियां ये कार्य करती थी। इनको लोक इतिहासकार भी कहा जाता है क्योंकि ये सामान्य व्यक्ति का इतिहास लिखते हैं, इसलिए इनको लोक इतिहासकार भी हम कहते हैं। अब हम बात ये करते हैं कि वंशावलियों की विशेषताएं क्या क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं वंशावलियों के। नंबर 1, प्रत्येक व्यक्ति यह जानना चाहता है कि उसका वंशानुक्रम किस प्रकार रहा, पुराने ज़माने में हमारे परिवार के लोग कैसे थे, क्या कार्य करते थे। तो इन सब की जानकारी हमें वंशावलियों से प्राप्त हो जाती है। दूसरा, इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है, वंशावलियों को इतिहास के स्रोत के रूप में मान्यता देते हुए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में इसे न्यायिक साक्ष्य का दर्जा प्रदान हुआ है। न्यायिक साक्ष्य के रूप में इन्हें स्वीकृत कर लिया गया है। एक केस था जगदीश प्रसाद बनाम श्रवण कुमार, उसमें पंडे के द्वारा लिखी गई वंशावलियों को न्यायिक साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया गया और न्यायालय ने इसकी स्वीकृति दी है। तो एक महत्वपूर्ण और बात कर लेते हैं धर्म परिवर्तन से संबंधित। वंशावलियों के द्वारा हमें पता चलता है हमारे पूर्वज कौन सी धार्मिक आस्थाओं में यकीन रखते थे, वो किस धर्म के थे। जैसे कि दयानंद सरस्वती ने कहा है कि जो स्वधर्म होता है उसमें लाख बुराइयां हो, लेकिन अपना धर्म सदैव अपना धर्म ही रहता है। तो इसके द्वारा यदि कोई धर्मांतरित व्यक्ति हैं, धर्मांतरित हिंदू हैं, वो अपने जड़ों को पहचान कर पुनः अपने धर्म में लौट सकते हैं। तो वंशावलियाँ जो हैं वो एक आम आदमी का इतिहास संजो कर रखती हैं। ये था आज हमारा वंशावलियों के बारे में। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद। उससे जब हम मानव की अतीत में जो मानव था उसके क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त करते हैं, वो सभी बातें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। हम जानते हैं कि जो पाषाण संस्कृति थी उस समय मानव को लेखन कला का ज्ञान नहीं था, तो उस समय का हमें लिखित इतिहास तो प्राप्त नहीं होता है, लेकिन उस समय के कुछ बर्तन या औजार जो हमें प्राप्त होते हैं उससे हम तत्कालीन मानव की समाज, संस्कृति और उस समय के उसके क्रियाकलापों की जानकारी उसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके कुछ पार्ट करेंगे पुरातात्विक और पूरा लेखीय स्रोतों में। अब पुरातात्विक तो हम कहते हैं कि जो उत्खनन से प्राप्त होते हैं, और पूरा लेखीय के भी हम दो शब्दों में बांट दें, पूरा प्लस लेखीय, यानी कि शिलाओं पर लिखे हुए जो अभिलेख प्राप्त होते हैं, जो मुद्रित होते हैं, जैसे कि सिक्के हो गए, अभिलेख हो गए, वो सारे के सारे पूरा लेखीय स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इसके जो 5 पार्ट हैं उसमें हम पहला पार्ट ले लेते हैं उत्खनन से प्राप्त मृद भांड और औजार, जो हमें खुदाई में अनेक प्रकार के मिट्टी के बर्तन
बर्तन प्राप्त हुए हैं और कई प्रकार के औजार जो हमें प्राप्त हुए हैं, उससे हम मानव के क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त करते हैं। हमें मुख्य रूप से खुदाई में 4 प्रकार के मृद भांड मिलते हैं जो अलग अलग संस्कृतियों का विवरण देते हैं। ये चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इन्हें नाम याद रखना है। सबसे पहला है गेरुए रंग युक्त मृद भांड संस्कृति, क्योंकि मृद भांड का मतलब है मिट्टी का बर्तन, एक ऐसा काल जिसमें सारे मिट्टी के बर्तन गेरुए रंग के ही बनाए जाते थे। दूसरे जो काल है उसमें है काले और लाल रंग युक्त मृद भांड संस्कृति। तीसरी मृद भांड संस्कृति है चित्रित सलेटी मृद भांड संस्कृति। इसमें सलेटी रंग का प्रयोग था और इस पर चित्र भी होते थे। पहले वाली 2 में चित्र का प्रयोग नहीं किया जाता था। जो चौथी है वो मौर्यकालीन है। इस समय और अधिक क्या कहेंगे, और अधिक इसमें विकास हो गया था और इसके अंदर उत्तरी काली चमकीली मृद भांड संस्कृति, अर्थात अब जो मिट्टी के बर्तन थे उन पर पॉलिश भी की जाने लगी थी। ये चारों मृद भांड संस्कृतियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ साथ हमें कई प्रकार के औजार प्राप्त होते हैं। पाषाण काल को हम 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। नंबर 1 पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल और नंबर 3 नव पाषाण काल। हम पूरा पाषाण काल के यदि औजारों को देखें तो वो बहुत बड़े होते थे, उनको अच्छे से गढ़ा हुआ नहीं होता था। उसके बाद जब मध्य पाषाण काल आया तो औजारों का जो साइज था वो छोटा हो गया और नव पाषाण काल आते आते तो बहुत अधिक नुकीले और चमकीले औजारों का इस्तेमाल किया जाने लगा, क्योंकि उनकी घिसाई कर कर उनको नुकीला और चमकीला बना दिया जाता था। तो हमें औजारों के द्वारा भी प्राप्त होती है इतिहास की जानकारी। इसके अलावा जब उत्खनन में हमें विभिन्न प्रकार की सड़कें के जो अवशेष मिलते हैं, नालियों के अवशेष मिलते हैं, उससे भी हमें तत्कालीन समाज और संस्कृति के बारे में पता चलता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, जब हम आज से 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा उसका समय जान पाए हैं, उस समय की जो सड़कों के अवशेष प्राप्त हुए हैं उससे हमें ये पता चलता है कि ये सड़कें ग्रिड प्रणाली पर बनाई गई थी और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, यानी कि जो सड़कें थी वो बिल्कुल समकोण पर काटती हुई होती थी। उसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के जो समय था उस समय से हमें नालियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें उनकी स्वच्छता के प्रति जागरूकता की जानकारी भी प्राप्त होती है। अब हम चलते हैं अपने इसके दूसरे पार्ट की ओर, जो है अभिलेख। अभिलेख शिलाओं पर उत्कीर्ण होते हैं। यह इतिहास के अंदर बहुत ही विश्वसनीय स्रोत हैं। सबसे पहले जब हम शिला पे लिखते हैं, पुस्तक पर हम जब लिखने लगते हैं तो हम कितना भी लिख सकते हैं, एक पृष्ठ और जोड़ा जा सकता है, लेकिन अभिलेखों में जो स्थान होता है उसमें स्थान जो होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसलिए अभिलेखों पे जो सामग्री प्राप्त होती है उसमें अनावश्यक बातें बहुत कम होती हैं। दूसरी बात, इसके द्वारा हमें तिथि क्रम की जानकारी प्राप्त होती है। यदि हम किसी शासक के तिथि क्रम की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अभिलेख उसके लिए बहुत विश्वसनीय स्रोत होते हैं। इस पर अक्सर शासकों का नाम भी अंकित होता है, तो हमें उस समय के शासक, उसका जो शासन का काल है, उसकी सारी जानकारी हमें उसके द्वारा प्राप्त हो जाती है। विभिन्न प्रकार के अभिलेख हैं, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख है, इसमें उनका नाम अंकित है। हम इसके नाम से थोड़ी सी एक नॉलेज ले लें कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ये जो हैं ये सातवाहन वंश के राजा हैं। सातवाहन वंश की जो विशेषता थी वो ये थी कि वो मात्र सत्तात्मक होते थे और अपने नाम से पहले माता का नाम अंकित करते थे, इसीलिए नाम आता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। दूसरी हम बात करते हैं, हम जानते हैं कि अशोक ने कलिंग का युद्ध जब लड़ा, उस युद्ध में हुए रक्तपात के कारण उसको बहुत अधिक ग्लानि की भावना हुई, जिससे उसने युद्ध नीति का त्याग कर दिया और युद्ध नीति के त्याग करने के बाद उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और अपनी जनता को नैतिक उपदेश देने के लिए अनेक प्रकार के स्तंभों का निर्माण करवाया। तो जो अशोक के जो स्तंभ लेख हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। एक हम बात कर लेते हैं प्रयाग प्रशस्ति की, जो गुप्तकालीन है, समुद्रगुप्त की है, हरिशेन के द्वारा रचित है। इससे हमें समुद्रगुप्त की उत्तर और दक्षिण की विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। हरिशेन ने इसे चंपू शैली में लिखा है। चंपू शैली क्या होती है?
उसका भी जवाब हम आपको आज देंगे कि चंपू शैली वह शैली होती है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है। तो ये थी प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। तो अनेक प्रकार के अभिलेख हैं जो इतिहास के मुख्य स्रोत के रूप में माने जाते हैं। जब भी प्रश्न आता है कि पुरातात्विक और पुरालेखीय स्रोत लिखें, तो एक एक पॉइंट और उसके हमें कुछ एग्जाम्पल देने हैं। जैसे मृदभांड संस्कृतियों में हम चारों मृदभांड संस्कृतियों के नाम लिख सकते हैं। उसके बाद अभिलेख आते हैं तो हम 3 या 4 जो एग्जाम्पल हैं वो हम दे सकते हैं। पहले जो सिक्के प्राप्त होते थे वो चांदी और तांबे के सिक्के होते थे, लेकिन कुषाणों के आने के बाद सोने के सिक्कों का भी इस्तेमाल होने लगा, उससे भी सिक्के बनाए जाने लगे। कुषाणों के समय में जिन 2 धातुओं में मुख्य रूप से सिक्के बनाए जाते थे वो थे स्वर्ण और ताम्र। सोने और तांबे के सिक्के मुख्य रूप से बनाए जाते थे। जब कुषाणों के बाद भारत में गुप्तों का काल आया तब सोने और चांदी के सिक्के अधिक मात्रा में प्राप्त होने लगे। सिक्कों के द्वारा हमें अनेक प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं। जैसे कि जो गुप्त काल थे वो विष्णु के उपासक रहे हैं, वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन कुमार गुप्त के समय कार्तिकेय प्रकार के सिक्के मिलते हैं जिनसे हमें उनके शैव होने का प्रमाण प्राप्त होता है। इसी तरह हम यदि समुद्रगुप्त की बात करें तो उन्हें सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिनसे हमें उनके संगीत प्रेमी होने की जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त के ही एक अन्य सिक्के पर अश्व बना हुआ है, यूप बना हुआ है यानी कि यज्ञ कुंड बना हुआ है, साथ में ही लिखा है अश्वमेघ पराक्रम। तो उससे हमें जो प्राप्त होता है, इससे हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था समुद्रगुप्त के द्वारा। एक हम अन्य सिक्कों की बात कर लेते हैं। जोगलथंबी नासिक महाराष्ट्र के अंदर हमें सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ है, जिनके द्वारा हमें ये पता चलता है कि शकों और सातवाहनों के बीच में संघर्ष हुआ था। उनके संघर्ष की जानकारी हमें उन सिक्कों के द्वारा प्राप्त होती है, क्योंकि उन सिक्कों पर शकों और सातवाहन दोनों राजाओं के, दोनों वंशों के राजाओं के नाम अंकित मिले हैं। इसके अलावा मुहरों से भी हमें इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे सिंधु घाटी समय में अनेक प्रकार की मुहरें प्राप्त हुई हैं जिन पर पशुओं के चित्र अंकित हैं। एक सींग वाले सांड को बहुत अधिक मात्रा में दिखाया गया है। लोथल गुजरात के अंदर नाव वाली चित्र वाली एक मुहर मिली है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जलीय मार्ग के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के समय व्यापार किया जाता था। बसाड़ प्राचीन वैशाली में भी हमें इसी प्रकार की मिट्टी की मुहरों का ढेर भी प्राप्त हुआ है। सिक्कों और मुहरों के बाद अब हम चलते हैं स्मारक और भवन में। अनेक प्रकार के स्मारक और भवन हमें अपने गौरवशाली इतिहास की जानकारी देते हैं। भारत जो अब वर्तमान में हमें दिखाई देता है, इसकी सभ्यता और संस्कृति का विस्तार पहले दूर दूर तक था। वर्तमान में जो इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा इत्यादि जो देश हैं हमारे पड़ोसी, थाईलैंड, इन सभी जगहों पर भारतीय संस्कृति विद्यमान थी। रामायण और महाभारत का मंचन वहाँ पर आज भी किया जाता है। इसके अंदर हम 2 मुख्य रूप से उदाहरण ले लेते हैं जो आज भी विद्यमान है। जावा का बोरोबुदुर मंदिर और कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर। इससे हमें भारत के एक तो सांस्कृतिक विरासत की जानकारी मिलती है, दूसरा हम ये भी जानते हैं कि भारत का जो औपनिवेशिक साम्राज्य था वो केवल वर्तमान भारत तक सीमित नहीं था, उसका जो विस्तार था वो काफ़ी दूर तक था। इसके साथ साथ हमें देवगढ़ और भीतरी गांव में जो स्मारक प्राप्त होते हैं उससे हमें गुप्तकालीन सभ्यताएं और संस्कृति और उनके धार्मिक विश्वासों की जानकारी मिलती है। देवगढ़ के अंदर शयन मुद्रा के अंदर विष्णु की मूर्ति हमें प्राप्त होती है। उस समय जिस प्रकार से मंदिर बनाए जाते थे उनकी छतें सपाट होती थी, जैसी आजकल हमारे घरों की होती हैं। शिखरों का इस्तेमाल है ना वो कालांतर में किया जाने लगा था। ये जानकारी भी हमें स्मारकों और भवनों के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसके अलावा अगला जो हमारा पॉइंट है वो है मूर्तियाँ और शैल चित्र। अनेक प्रकार की मूर्तियों से हमें उस
तत्कालीन समाज के धार्मिक विश्वास की जानकारी मिलती है। जैसे कहीं पर यदि विष्णु की मूर्ति अधिक मिल रही है तो हमें पता चल जाता है कि वो वैष्णव धर्म से संबंधित हैं। शिव की मूर्तियाँ या पार्वती की मूर्ति ज़्यादा मिलती है तो हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि वहाँ पर शैव परंपरा विद्यमान रही होगी। इसी के अलावा पाषाण काल में जो शैव चित्रकला थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसमें हम आपको दो एग्जाम्पल यहाँ पर बताने वाले हैं। एक तो मध्य प्रदेश का भीमबेटका, वहाँ पर जो चित्र हैं वो पाषाणकालीन हैं। इसी तरह से राजस्थान के आलनिया कोटा में भी शैव चित्रकलाएं प्राप्त हुई हैं। ये प्राग इतिहास काल है। प्रागैतिहासिक काल वो काल होता है जिसके बारे में लिखित जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन उस समय जो मानव था वो अपनी भावनाओं को चित्र बनाकर अंकित करता था, जिसका जो उदाहरण है वो हमें मध्य प्रदेश के भीमबेटका और राजस्थान के आलनिया कोटा के अंदर प्राप्त होता है। इसके अलावा कालांतर में अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, दुर्गों और महलों में जो भित्ति चित्र बने हुए हैं, उनसे भी हमें उस समय के समाज की धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विशेषताओं की जानकारी प्राप्त होती है। तो अब आज की वीडियो में हमने जाना पुरातात्विक और पुरालेखीय स्रोतों के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। आपने बच्चों को अक्सर कागज की नाव बनाते हुए और पानी में चलाते हुए देखा होगा। कितनी आसान है ना कागज की नाव बना लेना। परंतु क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारत के लोग बड़े बड़े पानी के जहाज और बड़ी बड़ी नौकाएं भी इतनी ही आसानी से बना लेते थे। आश्चर्य हो रहा होगा आपको, लेकिन आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि प्राचीन भारत की नाविक शक्ति कितनी थी। मैं प्रियंका अरोड़ा आपका स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल द लॉ पॉइंट पर। आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत की नाविक शक्ति। आज से 5000 से 6000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के समय बड़े बड़े जहाज बनाए जाते थे। लोथल के अंदर 1400 फीट लंबी दीवार बनाई गई थी ताकि बड़े बड़े जहाज आकर इस बंदरगाह में रोक के जा सकें। ये मालवाहक जहाज होते थे जो दूसरे देशों के द्वारा माल लाते थे और यहाँ से माल दूसरे देशों में भेजा जाता था। लोथल में तो एक मुहर भी प्राप्त हुई है जिस पर बड़ा सा जलयान बनाया गया है, जिससे पता चलता है कि उस समय बड़े बड़े जलयान बनाए जाते थे जिनके द्वारा विदेशी व्यापार किया जाता था। सौराष्ट्र लोथल के अंदर इतनी बड़ी दीवार प्राप्त होना इस बात का प्रमाण है कि उस समय जो मालवाहक जहाज थे उनके साथ साथ 1000 यात्रियों तक को ले जाने वाले भी जहाज उस समय हुआ करते थे। हम थोड़ा सा यदि आगे बढ़ते हैं तो हमें एक राजा भोज जो राजस्थान से हैं, उनकी एक पुस्तक का नाम याद आता है, वो है युक्ति कल्पतरु, जिसमें नौका निर्माण की पूरी विधि का विवरण दिया गया है। इसके साथ साथ लौह मत्स्य यंत्र की जानकारी भी प्राचीन भारत में मिलती है, जिसे वर्तमान में हम कंपास कहते हैं, दिशा सूचक यंत्र, जिसके द्वारा हमें पृथ्वी गोल है ये हम सब जानते हैं। दिशा का ज्ञान जिस यंत्र के द्वारा होता था उसकी जानकारी भी प्राचीन भारत में विद्यमान थी। मेगास्थनीज की इंडिका में भी हमें इस बात की जानकारी मिलती है, जिसमें 9 नौका होती थी। प्रत्येक नौका को चलाने वाला कर्णधार होता था और एक व्यक्ति अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी जो इन्हीं 9 नौकाओं के संचालन की जिम्मेदारी लेता था। इन नौकाओं का संगठन जो होता था वो उस समय व्यापार के काम आता था। अगली हम बात करते हैं गुप्त काल की। गुप्त काल में फायान अपनी पुस्तक में यह बात करते हैं, फोक वॉकी नामक उनकी पुस्तक है, कि वो भारत से चीन एक जहाज के माध्यम से गए थे, लंका से जावा और जावा से वापस चीन भी वो पानी के जहाज के माध्यम से गए थे। तो गुप्त काल में भी हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट भी नौका विहार करते हुए उन्होंने यह कंक्लूजन निकाला था कि जो सूर्य है वो स्थिर है और धरती ही उनके चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो इससे भी हमें जो पता चलता है वो यह पता चलता है कि उस समय भी नौका और जहाज की जो पद्धति है विद्यमान हमारे प्राचीन भारत के अंदर रही थी। संस्कृत में एक शब्द मिलता है नव।
नव का अर्थ होता है जलयान, और जलयानों से जलयान बनाने की जो विद्या है उससे हमने एक शब्द बनाया नवगति। इसी नवगति का इंग्लिश में रूपांतरण कर दिया गया नेविगेशन से। इससे हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि प्राचीन भारत के लोग नेविगेशन तकनीक में कितने आगे थे। कोलंबस 1492 के अंदर भारत की खोज के लिए निकलते हैं और दिशा भ्रमित होकर अमेरिका पहुंच जाते हैं। उस समय ऐसा माना जाता था कि यूरोपीय लोगों के पास जितने बड़े जहाज हैं उतने बड़े जहाज, शायद उतनी बड़ी टेक्नोलॉजी विश्व में किसी के पास नहीं है। परंतु आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि कोलंबस के पैदा होने से 1000 वर्ष पूर्व भी बहुत बड़े बड़े लोहे से बने पानी के जहाज भारत के अंदर निर्मित किए जाते थे। उनके द्वारा यात्रियों को और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था। एक और नेविगेशन टेक्निक के बारे में हम बात करें तो जातक कथाओं में भी हमें 10 यात्रियों को ले जाने वाले पानी के यान यानी कि जल यानों का विवरण हमें प्राप्त होता है। तो भारत के अंदर कोई भी ऐसा काल विद्यमान नहीं था जब हमारे यहाँ पर नाविक शक्ति विद्यमान ना रही हो, नेविगेशन तकनीक हमारे यहाँ ना रही हो। तो नेविगेशन तकनीक के अंदर भारत बहुत अग्रणी रहा है। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।